सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज की ट्रांसमिशन में आपको वेलकम कहूँगी और ट्रांसमिशन हम करें नाज़रीन कोरोना की सिचुएशन पर। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना की पहली वबा की रफ्तार और असर था उसमें दुनिया की दीगर ममालिक की निस्बत खासा कम था। इसकी क्या वजह थी और अब तक हतमी तौर पर इस हवाले से कुछ वाज़े तो नहीं हुआ। अलबत्ता हमारी हुकूमत दुनिया भर में इसका पूरा क्रेडिट लेती रही, लेकिन अब इस वबा की दूसरी लहर पहली लहर से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। इस बार वायरस के फैलाव की रफ्तार भी बहुत तेज़ है और अमवात की तादाद भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद चंद दिनों में सैकड़ों से हज़ारों में जा चुकी है। इस वक्त 40,800 से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासर हैं। ये सूरत हाल अलार्मिंग है, लेकिन ना हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई ख़ास संजीदगी दिखाई देती है और ना ही अवाम, ख़ास तौर पर अगर अवाम तो वो तो बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ। और ऐसे में खदशा यही है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल भयानक हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जो कि एस्थमा, एलर्जी, पल्मोनरी एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ साइंसदान हैं और सरबरा हैं कोरोना टास्क फोर्स के। और डॉक्टर ताहिरा शाहिद साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं सेकंड वेव में, एक तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है हमारा, वो तो पहले भी था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ से आपको डराया जाता है एक वक्त आता है कि आप उसको डरना छोड़ देते हैं। वही हालात हमारे साथ भी हुए हैं। अब आवाम मास्क तो पहनती है लेकिन वो बहुत कम दिखाई देता है। जो सिचुएशन है अभी, क्या लग रहा है आपको कुछ महीनों बाद हम कहाँ खड़े होंगे? पाकिस्तान के पास एक्टिव केसेस की तादाद क्या होगी अगले 2 महीनों में? देखें, अगर अस्सलाम वालेकुम जी, देखें अगर सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। जैसे फ़र्स्ट लहर आई थी उसमें तो हमें आगाही नहीं थी जिससे हम ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते थे। अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ट्रीटमेंट का पता है, हमें ये पता है कि हम किस तरह ठीक हो सकते हैं, कितनी जल्दी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। स्टिल हम उन ख्यालात में ही रहते हैं कि हमें कोरोना नहीं हुआ है। स्टिल PCR, ये जो स्ट्रेन है, जो दूसरी लहर की स्ट्रेन आई है, उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि PCR का जो टेस्ट है कोविड का, वो मोस्टली 90% लोगों का नेगेटिव आता है और फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, या फॉल्स नेगेटिव मोस्टली आ रहा होता है। तो हम कई दफ़ा इसको ये कहते हैं कि अगर आपके जो दूसरे टेस्ट हैं, एग्जाम्पल के C रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, D डायमर है, फेरेटिन है, अगर वो चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिव आ रही हैं तो यू हैव टू लुक फॉर इट। एक चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ डॉक्टर साहब मेरी नज़र से गुजरी कुछ दिनों पहले कि एक एक्सरे भी मुतारिफ कराया गया है इस डायग्नोज कराने के लिए। तो क्या वो भी इफेक्टिव होता है कि आप एक्सरे करें और आपको पता चल जाए कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? जी बिल्कुल, उसमें एक्सरे चेस्ट होता है। एक्सरे चेस्ट में आपको एक फिल्ट्रेशंस लंग्स में मिलती हैं। उस लंग्स में जो है वाइट पैचेस मिलते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, मतलब वाइट हो जाता है लंग्स। अच्छा, उसमें भी कई दफ़ा अगर छोटे पैचेस होते हैं तो वी हैव टू गो फॉर द जो सिटी स्कैन्स होते हैं चेस्ट के, उसमें ये पता बहुत वजाहत से हो जाता है कि अगर वो पैचेस जो हैं वो खुरदरे टाइप के हैं तो उसमें वो कोविड के ही असरात हो रहे होते हैं और 100% वो फिर उसी पे डायग्नोसिस बन जाती है। लेकिन इन्हीं आपको बताऊं कि जो D डायमर टेस्ट है या CRP है, हम उसको फॉलो करके भी, और नया टेस्ट एक इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको कहते हैं इंटरल्यूकिन 6। वो भी अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं उससे भी हमें बहुत ज़्यादा पता चल जाता है कि अगर हमारा कोविड ने हमारी बॉडी के अंदर साइटोकाइन को बर्बाद तो नहीं किया, जिसकी वजह से साइटोकाइन स्ट्रॉम हो सकता है और साइटोकाइन स्ट्रॉम हमारी बॉडी में जाके थ्रोम्बस फेंकता है। उस थ्रोम्बस के थ्रू ये जो लंग्स में जो है वो पैचेस बनते हैं और पैचेस जो है वो कई दफ़ा जाके हमारे लंग्स में जो सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन लेने का है वो कम कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा हो जाता है। ओह अच्छा, राइट, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहबा, ज़ाहिर है अभी जो बात है कि टेस्ट अब वेरिएशन भी आ गई हैं कि हम पहले कहते थे कि एक टेस्ट है कोविड का और वो करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब PCR और वो दूसरा जो टेस्ट है उसके अलावा फिर हमारा चेस्ट का टेस्ट और दीगर टेस्ट जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्या आसानियाँ हो गई हैं या लोगों के लिए मुश्किलात हो गई हैं? और टेस्टिंग को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आप तो इस्लामाबाद में हैं, वहाँ पर क्या टेस्टिंग की शरह है कि टेस्टिंग की जा रही है, लोग टेस्ट करवा रहे हैं, हुकूमत करवा रही है इस सेकेंड वेव में? डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं आ रही है और आपकी
बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं ताकि आपकी बात हमें समझ आए। डॉक्टर साहब, एक तो ये चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ हमने देखी कि इस सेकेंड वेव में जो डेथ रेशो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ यंग डेथ्स भी हुई, 30+, 40+ ऐसे लोगों की डेथ हुई 2 हफ्ते में हमने देखा। तो क्या वजह क्या है, ये डेथ रेशो बढ़ गया है या हमें ऐसा फील हो रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोविड या कोई भी बैड फ्लू हो या स्वाइन फ्लू हो या H1N1 हो, उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो इम्यूनिटी से बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि हमारी कुव्वत मुदाफ़त किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने से ज़्यादा है, तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई इंटेंसिव केयर पे पहुंच जाते हैं, जिनकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो 80% से नीचे आ जाती है या 85 रहती है, या ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 92% रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डेथ रेशो बढ़ता जब है जब आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। अगर इम्यूनिटी में आपके सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आपके विटामिन्स बहुत अच्छे हों, इसमें स्पेशली विटामिन डी है, जिंक है, फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है और बी कॉम्प्लेक्स है, अगर ये 5 चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हों या हम एक साथ लेना शुरू कर दें उस टाइम पे जब हमें थोड़े से भी सिम्टम्स हों, तो मोस्टली हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो इंटरल्यूकिन 6 को वो बर्बाद नहीं करती। क्योंकि एक चीज़ आपको और बता दूं, हमारे शहरों में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। विटामिन डी की कमी की वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो हमारा ख़राबी करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो बनना कम हो जाते हैं इम्यूनिटी के, जिसमें इंटरल्यूकिन 6 जो है वो बहुत हाईली जो है वो बर्बाद होता है। ठीक, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बस डेवलप होते हैं, जो थ्रोम्बस है वो लंग्स के अंदर फेंकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी तो मोस्टली ये जो सिम्टम है वो मैं आपको शर्तिया बता दूं कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की तरफ नहीं लेके जाएगा। एटलीस्ट अगर वो आपको इफेक्ट करता भी है तो खुदा ना खास्ता कोई तशवीशनाक सूरत हाल आपकी नहीं होगी अगर आप अपने आप को ये वाइटामिन्स के साथ रखते हैं, अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। पॉइंट टेकन, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाना चाहूँगी। ज़ाहिर है इस वक्त जो हालात हैं उन हालात में किस तरीके से कोविड फैल रहा है और आपको एहतियात क्या करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स को भी देख रहे होते हैं, अब जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको ज़्यादा इन्फ्लुएंजा के वायरस अटैक करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या अस्थमा के पेशेंट्स के उनको कोरोना वायरस ने अटैक किया है या जो इन्फ्लुएंजा का शिकार होते हैं इस मौसम के असर की वजह से, तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये आम बीमारी है, कोरोना हो गया? बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद सवाल है। अस्थमा, इन्फ्लुएंजा और कोविड, इन तीनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम अस्थमा पे आते हैं। अस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिसमें रिपीटेडली एक अस्थमा का प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें स्पेशली जो है हमारे जो ब्रोंकस है वो टाइट हो जाते हैं, जिस पे हम कहते हैं उसमें हार्डनेस आ गई है। हम एक आसान अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं अल्फाज कि वो हार्डनेस आ गई है जिससे वो हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से हम ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं ले सकते। उसमें जो आवाज़ चेस्ट में आती है उसमें एक तो लंग फील्ड बिल्कुल क्लीन होती है जिसमें खरखराहट नहीं होती, उसमें व्हीजिंग साउंड आता है की तरह। अच्छा। सेकंड आ जाए इन्फ्लुएंजा की तरफ। इन्फ्लुएंजा में नज़ला बहुत ज़्यादा होता है, कोरोना में नज़ला नहीं होता। कोरोना में हाई ग्रेड फीवर होता है, इन्फ्लुएंजा में हाई ग्रेड फीवर नहीं होता। अच्छा। इन्फ्लुएंजा में छींकें ज़्यादा आती हैं, कोरोना में छींकें ज़्यादा नहीं आती। अच्छा। कोरोना का ज़्यादा अटैक अपर आर्टरी में नहीं है, अपर में नहीं है, लोअर में ज़्यादा है। इन्फ्लुएंजा का ज़्यादातर अटैक अपर में होता है। बहुत कम शरह है 20%। अब जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, अगर कोई छींक रहा होता है, खांस रहा होता है या किसी को फ्लू हो रहा है तो लोग डर जाते हैं उससे। जी बिल्कुल, कि ये दूर रहो, बिल्कुल कि तुम्हें कहीं कोरोना तो नहीं है। बिल्कुल। तो आपको देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इन्फ्लुएंजा हो, H1 हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, जितने भी वायरसेस हैं या कोरोना वायरस हो, ऑल आर वायरसेस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू ऐड ऑन एक जो चीज़ सिखाई गई है, मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग हर फ्लू में भी करनी चाहिए। घर में अगर 4 लोग भी बैठे हैं तो थोड़ा सा दूर होकर बैठे हैं। हैंड वॉश का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये 3 चीज़ें तो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं चाहे कोई भी किस्म का वायरस हो। दूसरा आप आ जाएँ, अगर अब इन्फ्लुएंजा है और कोरोना है, कोरोना में जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें ब्रोंकस आता है, उसके लंग की फीचर्स अगर आप चेस्ट का एक्सरे वायरल निमोनिया में और
कोविड नमूनिया में कराते हैं तो उसमें लंग की फील्ड्स थोड़ी सी डिफरेंट, छोटे पैचेस होते हैं। सही। कोरोना के जो नमूनिया होता है उसके पैचेस बहुत बड़े हैं और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। उसमें व्हाइट नहीं होता, उसमें लंग फीड ब्लैक और व्हाइट दोनों होती है। तो थोड़ा सा ये एक डिफरेंशिएट है। बड़ा जबरदस्त आपने बता दिया और यकीनन वो लोग जिनको कंफ्यूजन उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। इन चीज़ों को जहन में रखें ताकि अपने आप को स्ट्रेस से भी आप बचा सकें, क्योंकि स्ट्रेस में भी आपको नहीं आना। डॉक्टर साहबा हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। डॉक्टर ताहिरा साहबा, जो बात मैं आपसे कर रही थी कि डेफिनेटली ये तो कराची में जो हम देख रहे हैं सिचुएशन है, केसेस भी ज़्यादा हैं, शराब भी ज़्यादा है। इस्लामाबाद में अगर हम बात करें कि लैब्स में इस वक्त टेस्टिंग कितनी हो रही है, क्या रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, और टेस्ट जो डिफरेंट टेस्ट हैं क्या उनकी बुनियाद पर भी कोविड खुद की तशखीस की जा रही है? देखिए, टेस्ट तो किए जा रहे हैं और टेस्ट किए जाते हैं, पहले भी किए जा रहे थे, अब भी किए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि कोरोना से लेकर जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है इसलिए खराब है क्योंकि जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो उसे इन्फेक्शन कंट्रोल पे बनाना चाहिए। एसओपीज खाली पॉलिसीज नहीं होते वेस्ट से, राइट? वेस्ट अपने एसओपीज अपने हिसाब से बनाता है और आप अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स अपने हिसाब से बनाते हैं। जब वो ये देखते हैं कि कहीं पे जलसा गिरा होता है, कहीं पे प्रोटेस्ट, कहीं पे शादी, कभी कहीं पे बहुत बड़ा फंक्शन अलाउड होता है और दूसरी जगहों पे दूसरे ही लोगों को कहा जा रहा होता है मास्क पहनो, यहाँ फंक्शन ना करो, लोगों का एतबार खत्म हो जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि जब एक जगह पे नहीं है तो फिर दूसरी जगह पे करने का क्या फायदा है? या तो रूल होने चाहिए, हर किसी के लिए एक तरह के होने चाहिए। जहां तक हम कहते हैं ना कि कोरोना से बचाव का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि आप टेस्ट से करते जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट हो या ना हो, एक्सपोज तो है ना, आप इक्वली एक्सपोज है। मैं इस वक्त अपना ओपिनियन दे रही हूँ। ठीक है, टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है, ट्रैवल के लिए भी है, स्कूल्स के लिए भी थे, ऑफिसेज के लिए भी है, और लोगों को जैसे ही कुछ होता है वो सेल्फ आइसोलेट कर लेते। टेस्ट कराने के प्रोसेस से वो नहीं गुजरना चाहते, वो भी इसलिए क्योंकि उसके साथ भी इतना कुछ अटैच्ड है कि जैसे ही पता लगता है कोई पॉजिटिव है तो वो क्रिमिनल एटीट्यूड, लॉक कर देना, उनके बाहर येलो टेप लगा देना, लोग वो नहीं चाहते, राइट? तो लोगों को अगर इतनी अवेयरनेस बता दी जाए कि हाँ एक इन्फेक्शन है, फैल रहा है, डेडली है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी कुव्वत मुदाफियत, अपनी इम्यूनिटी, बिल्कुल ऐसे ही है। असल पॉइंट है यही कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप को दूसरों से भी बचाना है ताकि अगर आप कोई वायरस है तो वो दूसरों को ना लगे। पॉइंट। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, एजाज। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम मैडम, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब को, मैं एक टेस्ट एडवाइस करना चाह रहा था, वो बहुत ईजी भी है, सुबह से लेके शाम तक रिपोर्ट आती थी। कौन सा टेस्ट? सीबीसी एंड ईएसआर। अच्छा, ईएसआर अगर बड़ा होगा तो इससे मतलब इससे जाहिर है इन्फेक्शन उसका बढ़ रहा है और उससे जाहिर है उसकी चेंजेस भी आएंगी ब्लड के अंदर। कोई सवाल है आपका एजाज साहब? मेरा ये सवाल है कि जैसे आजकल मास्क का इस्तेमाल लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो मैं कह रहा था डिप्टी कमिश्नर के हवाले से जो गाड़ियों के अंदर लोग बैठते हैं तो ड्राइवर और कंडक्टर को पाबंद किया जाए, उनको भी चलान किया जाए कि वो मास्क के बैग किसी गाड़ी में बिठाएं। और दूसरे नंबर पे मैडम ये कि ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। ये एक तरह से मशवरा आप दे रहे हैं कि जो लोग नहीं कर रहे हैं एसओपीज पर अमल, उन पर कोई चालान हो, उनको फाइन किया जाए, क्योंकि ऐसा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग नहीं जब सफ़र करते हैं तो ख्याल नहीं करते। डॉक्टर साहबा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो टेस्ट के हवाले से बात है, आप कह रही हैं कि नहीं भी टेस्ट करवाते हैं तो एटलीस्ट अपने आप को देखें, मॉनिटर करें। अच्छा, वो मॉनिटर कैसे करें? हम देखते हैं हमारे लोग घरों में नहीं बैठते, अगर कोई बीमार भी है तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मॉनिटर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप देखिए आपके लिए फेटल होना शुरू हो जाता है तो आप हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, राइट? उससे पहले आप इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपने जो बीमार इंसान है वो उस वक्त के लिए बाहर मत जाए या वो अपने आप को ढक ले। लेकिन ये कहना कि हर वक्त आप ये कहना शुरू हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका हल है, तो ये नहीं है। आप कब तक प्रॉब्लम से जो है ना फ्लाइट खा लेंगे? आप हर वक्त भाग नहीं सकते, आपने उसके साथ लड़ना है। लड़ने का बेस्ट तरीका ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो डायबिटीज को कंट्रोल करें, जिन लोगों को दिल के मसाइल है, दमे के मसाइल है, वो उसका प्रॉपर इलाज लें और वो न्यूट्रिशियस गजा की तरफ जाए। तो मेरा ख्याल है अब हमारी अप्रोच इवन हम गवर्नमेंट लेवल और अदरवाइज ये बदलनी चाहिए कि हम हर इंसान को हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आए और इतना स्ट्रॉन्ग करें उसकी कुव्वत मुदाफियत को, चाहे आप मल्टीविटामिन दें, चाहे गजा की उन आइटम्स को सस्ता कर दें या फराम कर दें सब लोगों को, और फिर एनकरेज करें कि एक्सरसाइज हो, सनलाइट हो, ये वाली एक्टिविटीज को करें। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर स्ट्रेस करना और बेचारे कंडक्टर और बस वाले को ही रगड़ते रहना कोई सही बात नहीं होती। एक ही मास्क ही सिर्फ नहीं, अगर सिर्फ मास्क ही सक्सेसफुल होता तो
तो मेरा नहीं ख्याल जहाँ बाहर इतनी स्ट्रिक्ट SOP फॉलो की जा रही थी, सेकंड वेव इतना ही। तो फिर क्या करें? डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं ना, आप एक डॉक्टर होके कहती हैं कि भाई इतना क्या स्ट्रिक्ट करना कि मास्क लगा के रखें। अब हुकूमत कहती है मास्क लगा के रखें, डॉक्टर्स कहते हैं मास्क लगा के रखें। अगर मास्क ना लगाएं तो फिर क्या करें? आप मास्क बेशक लगाते रहे मास्क, लेकिन मास्क इज नॉट दी ओनली थिंग, राइट? आप सिर्फ वो नहीं करें, आप अपने ओवरऑल एवरीडे रूटीन के अंदर अपनी एक्सरसाइज, फिटनेस, ब्रीदिंग और अपनी नशोनुमा, अपनी डाइट के अंदर यही उन पर भी ध्यान मेंशन करें। विटामिन सी, विटामिन डी, इनको इंक्लूड करें। आप हेल्थ केयर को इतना इंप्रूव कर दें कि अगले बंदे की कुव्वत मुदाफियत नीचे गिरे ही ना। वो बार डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन जो अभी फैले हुए, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, आपका TB, पोलियो, हेपेटाइटिस है, जिसमें कि आप बीमार हो रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करें ना। हम कूड़े के ढेरों के सामने बैठ के सैनिटाइजर्स बांटते हैं, हम ओपन ड्रेन्स के ऊपर खड़े होकर कहते हैं मास्क पहनो, तो इसका कोई मकसद है? आप बताएं, हर चीज को खत्म करना है ना, हाइजीन को लेकर आना है, तो अपनी डेली एवरीडे रूटीन, अपना घर, अपने आप, अपने कम्युनिटी वो तो जाहिर है फिर आपने अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब, ये जो कहा गया पिछले दिनों मैंने भी सुना कि कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं जिनको कोरोना ज़्यादा अटैक करता है या ज़्यादा उनके लिए खतरे की बात है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव ग्रुप है, खासतौर पे O नेगेटिव, तो वो खतरे से बाहर हैं। क्या ऐसी भी कोई चीज़ है? ये सब अभी देखिए, ये एक नोवेल वायरस है ना, इसको 1 साल हुआ है, इसलिए इसको लेकर हर रोज नई स्टडीज आती हैं, नई किस्म की चीजें आती हैं। कई स्टडीज में ये कहा भी होगा, कई ने इसको रिफ्यूट भी किया होगा। जब तक कोई चीज बाकायदा प्रूव नहीं हो जाती, ठीक है, स्टडी रिपोर्ट में, तब तक हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, और इससे हमें फर्क क्या भी पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट टेकन। डॉक्टर इब्राहिम साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तारा हमारे साथ लाइन पे है, बहुत अच्छी हेल्थ एक्सपर्ट हैं और शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड टू, और उनको भी पता है और दुनिया के हर डॉक्टर को पता है कि कोई भी इन्फेक्शन किसी भी ब्लड ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं करता। कोई भी इन्फेक्शन किसी ब्लड जो भी हाँ, अगर इन्फेक्शन करने की हो भी कि सिकल सेल डिजीज़ है या थैलेसीमिया है जिनमें हीमोग्लोबिन D है, उनको करने के उनको इन्फेक्शन करा सकता है निस्बतन के ये जो ब्लड ग्रुप A, B, O है, उनको ये चीज़ें कोई नहीं है कि टारगेटेड करके कोरोना कर दे। अच्छा, ठीक है। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ कराची से, गुलाम मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा सवाल यह है, गुलाम मुर्तज़ा कादरी मेरा नाम है, मैं जिला मलेर में रहता हूँ, गुलशन हदीद में। जी जी जी। और मैं कह रहा हूँ कि ये मास्क दुनिया को पहनना चाहिए। आप इतना ये गाइडलाइंस दे रही हैं, हाँ, हर लोगों को पहनना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। सवाल मुर्तज़ा साहब, सवाल बताएं। मेन मकसद जो मैं और बता रहा हूँ जी, आपके तवज्जो से, कि ये महंगाई का जो रेशियो है वो ये बहुत तेज है गुलशन हदीद में। अच्छा, ये हमारी पुलिस को इंतजाम इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया। खैर टॉपिक से तो हट गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात बस ये की कि मास्क ज़रूर पहने। डॉक्टर साहबा, ये तो अब आवाम भी कह रही है मास्क लगा के रखें, लेकिन वही बात, हमारा मास्क हमारे मुंह से ज़्यादा हमारी चिन पर नज़र आता है। हम बाहर जाएं तो मास्क यहाँ होता है बजाय कि फेस को कवर करने के। तो बस वो एक तरह की क्या कहना चाहिए कि तसल्ली है अपने आप को कि मास्क लगा हुआ है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहबा की आवाज़ हमें नहीं आ रही है। डॉक्टर तायरा साहबा जी जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, अब आ रही है, आप बोलिएगा। आप जी, मैंने कहा इन्फेक्शन कंट्रोल को समझना बहुत जरूरी है। जहाँ आप मास्क आपकी सही जरूरी है, उसी मास्क करना, रीयूज करना, उसको वहाँ रखना, कभी वहाँ रखना। मास्क टिके हुए होते हैं, इक्वली एजुकेट करना जरूरी है। ठीक है, पेपर नहीं होता हमारे हाथ में। राइट। मंजूर साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम जी। आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। ओह जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये मैं डॉक्टर साहब की बात से बड़ा मुतमईन हुआ हूँ कि उन्होंने कहा कि सिर्फ मास्क पहनने से इसका हल नहीं है। अच्छा, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें ड्यूरिंग अपनी जो डाइट है वो किस तरह की रखनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीक में मैंने अपनी डाइट को खराब किया है। अच्छा, जिसकी वजह से मैं कोरोना वायरस का शिकार हो गया हूँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि डाइट की वजह से आप
वायरस का शिकार हुए हैं, मास्क आप पहनते थे और SOP का ख्याल आप रखते थे? जी मैं SOPs का बाकायदा ख्याल रखता था। बेसिकली आई एम अ फॉरेन टीचर इन चाइना। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब वो आपसे ही पूछना चाह रहे हैं कि क्या डाइट ऐसी रखें कि ये वायरस भी उनकी जान छोड़ दे और वो हेल्दी भी है? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और डाइट में यही करें कि वो बहुत ज़्यादा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और विटामिन सी रिच चीज़ें खाएं। तो इसका मतलब है आपके आजकल माल्टे हैं, ऑरेंजेस हैं, फिर आप कहवा या ग्रीन टी जब बनाते हैं उसके अंदर जिंजर, अदरक होती है, सिनेमन होती है, हनी होती है, किलौंजी होती है, इसका इस्तेमाल करें। जिस चीज़ में विटामिन डी है, जिंक है, विटामिन सी है, अंडे हो गए, गोश्त हो गया, और आपने कोशिश करना है कि ये जितनी भी डाइट आप ले रहे हैं बिल्कुल खालिस ग़िज़ा लें। जितनी खालिस चीज़ लेंगे कम से कम आप ये जो शुगर्स होती है या प्रोसेस मीट होते हैं, रिफाइंड फ्लावर वाली चीज़ों की जगह आप खालिस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, बहुत ज़्यादा स्टीम लें, काफ़ी ज़्यादा पानी पिए, और जितने भी ये विटामिन सी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसका और यखनी बनाई तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। साथ एक्सरसाइज भी कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी अपने करते रहिए। तो मेरा ख्याल है हम सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए तो हम इसको बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब, अगर आप भी जवाब देना चाहें एक हेल्दी डाइट प्लान के हवाले से। देखिए, हेल्दी डाइट प्लान से ये इन्होंने एक बात कही कि मैं लास्ट वीक अपनी हेल्थ डाइट जो है ख़राब की है, इसकी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे कुछ इम्यूनिटी सेल्स वीक हो गए हैं पहले से ही, तब जाके जो है हमारी जो ये इन्फेक्शंस हैं वो कंट्रोल नहीं होते हैं और वो आपको अटैक करते हैं। तो ये फूड से एक ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि फूड खा लिया और इससे कोरोना हो गया। फूड से कोई कोरोना नहीं होता, ना आपकी एक हफ्ते की डाइट से ख़राब करने से कोरोना हो गया है। इसको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं ना कहीं से कोरोना गया है आपके बॉडी के अंदर, जिससे आपको कोरोना की फीलिंग स्टार्ट हुई है और 72 आवर्स के बाद ये सिम्टम शुरू होते हैं। लेकिन लगता किसी से है, हवा में नहीं होता, ये किसी से लगता है तो ये आपको कोरोना होता है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको सबसे दूर रह के सोशल डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसकी एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर इब्राहिम साहब, कि जब हम ये करते हैं कि हम डाइट, कुछ लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को वेट कॉन्शियस होते हैं, तो क्या इन हालात में जब कोरोना हमारे दरमियान मौजूद है, क्या किसी भी शख्स को अभी डाइटिंग की जानिब जाना चाहिए, वेट लॉस प्रोग्राम्स और डिफरेंट जो हम आइडियाज़ अपने ऊपर अप्लाई करें? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ जो जाती है वो है ग्लूटेन, जिसको हम कहते हैं बैड कार्ब्स। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट जब ले रहे होते हैं, साथ में आप अच्छे मशरूम्स ले रहे होते हैं या विटामिन सी, जैसे डॉक्टर तायना ने बताया कि जो आजकल जो फल मिल रहे हैं विटामिन सी के हवाले से, या मशरूम्स में विटामिन डी ज़्यादा होता है, और आप ये जो जितनी भी चीज़ें ले रहे होते हैं उससे आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती हैं, उससे ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, रुबीना साहिबा हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं दोनों डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उनको मतलब कोरोना हो जाता है, क्या दोबारा चांसेस होते हैं, या एक नॉर्मल इंसान को भी हो जाता है तो क्या दोबारा चांसेस होते हैं उनको? ठीक है, शुगर पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है उनको ये बताइए कि क्या डाइट लेना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा आपका। जी डॉक्टर साहिबा, पहले आप जवाब दीजिएगा उनकी सवाल का। शुगर पेशेंट हो या दूसरा पेशेंट हो, री इन्फेक्शन के थोड़े से केसेस आए हैं सामने, बहुत से पर थोड़े आए हैं, और वैसे भी जो हमें पता है इसके बारे में, कोरोना के बारे में, कि इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, मतलब आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ित इसके खिलाफ लड़ भी रही होती है, वो 3 से 6 महीने के बाद कह रहे हैं कि फेड हो जाती है, और कभी कभी स्ट्रेन भी बदल जाता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव है उसका स्ट्रेन या उसका वो चेंज हो गया है, इसलिए शायद कभी री इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो शुगर पेशेंट्स को तो वैसे भी ज़रा ज़्यादा केयरफुल इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि दमे वाले, शुगर वाले और जिन लोगों को दिल का बीमारी थी उनके लिए ये ज्यादा फेटल साबित हुई। और बेस्ट चीज यही है कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। जितना ज्यादा अपनी शुगर को कंट्रोल रखेंगे, अपनी जो भी उनकी मेडिकेशन है उसकी डोजेज सही रखें, डॉक्टर के साथ। और डाइट का भी बता दीजिए। डाइट कौन सी होनी चाहिए? तो डाइट ऐसी ही होनी चाहिए जहां हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि शायद शुगर सिर्फ चीनी या मीठे में होता है। ऐसा नहीं होता। जितनी हम चीजें खाते हैं ना, चावल हो गया, हमारी नान, कुलचे, पैटी, वो सारे होते हैं, व्हाइट फ्लावर वाली जितनी भी चीजें होती है वो भी अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर शुगर में ही कन्वर्ट होती है। तो हमने अपनी डाइट को आप चेंज करेंगे कि शुगर से, कार्ब डाइट से हट के प्रोटीन डाइट की तरफ आएंगे, ट्रांस फैट्स को कट करेंगे, इस तरफ ये वाली डाइट लेकर आएंगे। जितना ज्यादा, जैसे कहा है ना कि जितना ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं आप, सब्जियां खाइए, दालें खाइए, दिन के वक्त इस तरह की चीजें कर लीजिए, थोड़े से नट्स खा लीजिए,
और तो आप बिल्कुल कंट्रोल कर भी सकते हैं और फाइट भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हम बात करें थे ना कि डाइट से कोरोना नहीं होता, देखें को तो आप एक्सपोज्ड है, हर किसी को कभी ना कभी होगा, लेकिन होने के बाद आपकी डाइट ही है जो हेल्प करेगी कि आप उससे ठीक हो जाए और उसको फाइट कर लें। पॉइंट टेकन। डॉक्टर इब्राहिम साहब, एक चीज में ऐड कर दीजिएगा, जो कॉलर का सवाल था कि अगर किसी को कोरोना हुआ फर्स्ट वेव में, तो क्या दोबारा भी कोरोना हो सकता है उनको? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। इसमें वही आपके दारोमदार इम्यूनिटी का है और आपके जो स्ट्रेन्स हैं, अगर स्ट्रेन में अगर चेंजेस आ गई हैं, जो स्ट्रेन्स में रिपीटेडली चेंजेस आने के चांसेस है, देखिए जैसे आप इन्फ्लुएंजा ले लें, एवरी ईयर इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन चेंज होती है और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल नया आता है जो नवंबर में स्टार्ट होता है और जनवरी में वो चीज़ फिनिश हो जाता है, वैक्सीन का जो डोज होते हैं। अच्छा। तो आपको हर साल नया वैक्सीन लगवाना पड़ता है। इसी तरह कोरोना का भी यही होगा कि कोरोना की भी वैक्सीन आएगी, हर साल रिपीटेडली इसकी स्ट्रेन चेंज होंगी, स्ट्रेन्स में रिसर्च की जाएगी और नेक्स्ट वैक्सीन के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द 2 डोजेज या 1 डोजेज। इसी तरह ये जो स्ट्रेन चेंज हमारी बॉडी के अंदर ही हो रही होती है, एटमॉस्फेयर में हो रही होती है। अगर बाहर से लोग बाहर से जितना आएंगे या आप कहीं लेके जाएंगे तो हर मुल्क की स्ट्रेन डिफरेंट है। जैसे कहा जाता है, दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो स्ट्रेन आई है वो बहुत थोड़ी सी मध्यम थी, जो लाइट कहलाती थी, जिसकी वजह से हमें इतना सिस्टम बर्बाद नहीं हुआ। जितना आप अगर बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो वहाँ के जो सिस्टम था वो बहुत बर्बाद हुआ और उनकी ज़्यादा डेथ रेशो आई निस्बतन के हमारे मुल्क में अगर आवाम का रेशो देखा जाए तो दुनिया के जो वेस्टर्न ममालिक हैं उससे बहुत ज़्यादा है और हमारी अमवात उससे बहुत कम हुई हैं। ड्यू टू हो सकता है कि इम्यूनिटी हमारे जो मिडिल क्लास है या हमारे जो लीथल क्लास लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स ऑफ कोविड वो बहुत कम हुए। और जो हाई स्टैंडर्ड पेशेंट हैं उसमें हमने ज़्यादा देखा कि उनमें अमवात भी ज़्यादा हुई और जो डिजीज़ का जो इन्फेक्शन रेशो था वो बहुत ज़्यादा आया। सही। तो अच्छा, वो जो डायबिटिक पेशेंट के बारे में सवाल रुबीना साहबा का था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो डायबिटिक हो, जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक इश्यूज़ हो या अस्थमा एलर्जीज़ हो या कोई भी ऐसी बीमारी जो एक्सेप्ट खाली एक चीज़ के रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है, उसमें कोविड की जो टैबलेट्स आप जो ऑटो इम्यून की जो डिजीज़ की जो टैबलेट्स आप ले रहे होते हैं उससे आप हो सकता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से आप कोविड से बच सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी बीमारियां हैं उसमें कोविड लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उसमें सबसे कम होती है। क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे होते हैं आपकी बॉडी से। उसमें आपके पैनक्रियास है, लिवर है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस ले रहा होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे डॉक्टर ताहिरा ने कहा कि इम्यूनिटी को आपको बहुत अच्छा रखना है, हाई प्रोटीन डाइट पे जाना है। डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे SLE के पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि वो तो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, फिर स्टेरॉइड्स जी आप कंप्लीट करें। वो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, अब इन हालात में वो क्या करें? उनका डाइट प्लान कैसा हो? फिर क्या उनको भी मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत है? SLE के पेशेंट्स के लिए आप क्या? देखिए, मैंने आपको कहा SLE हो या ऑटो इम्यून डिजीज की बात की, SLE इज ऑल्सो ए ऑटो इम्यून डिजीज और जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज है वो सबसे ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे होते हैं। हाँ। और इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरोक्विन भी ले रहे होते हैं, कुछ लोग मेथोट्रेक्सेट ले रहे होते हैं या बहुत सारी ऐसी ड्रग्स ले रहे होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, या स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं हाई डोजेज या हमारी 5th जनरेशन स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो चीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। और उन लोगों को हमने देखा है कि कोविड बहुत कम रेशो में हुआ है और उनकी डाइट प्लान तो यही है कि डाइट प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डाइट प्लान को आप जिस तरह डॉक्टर ताहिरा ने बताया कि आप हाई प्रोटीन डाइट पे रखें। कार्ब्स हमेशा अपनी बॉडी में वैसे भी नॉर्मल इंसान को भी कम रखना चाहिए, क्योंकि शुगर की कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस तरीके से नमूदार होती है। ठीक, पॉइंट टेकन। पॉइंट डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगी इस सवाल में थोड़ी एडिशन में ये कर दूं कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं या मुख्तलिफ बीमारियों वाले जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं, हमने देखा है कोरोना ने उन पर बहुत ख़तरनाक तरीके से अटैक किया, डेथ रेशो उनमें ज़्यादा बढ़ा। वो किस तरह से ख्याल रखें अपना कि कोरोना उनको अटैक ना करे? अपनी SOP से ख्याल रखने के साथ साथ उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि सबसे पहले नो टू शुगर्स, नो टू हाई कार्ब डाइट, रिफाइंड फ्लावर नहीं खाना। अगर आपने खाना ही है आटे की कोई चीज़ तो वो चक्के की आटे की रोटी, गेहूं की जो होती है वो खा सकते हैं, या तलबीना जिसे कहते हैं दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ जो नान और कुलचे वगैरह होते हैं वो नहीं खाने, चावल को भी रिस्ट्रिक्ट करना है।
फिर आपने ट्रांस फैट नहीं खाना, मतलब एनिमल फैट्स की जगह आप कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या मेडिटेरेनियन डाइट खा जाए या थोड़े बहुत नट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा हम दालें, फल और सब्जियां खाएंगे और खालिस फॉर्म में खाएंगे उतना बेहतर है। फिर हमने ये जितनी भी पैकेट में, कैन में, टिन में चीज़ें होती है जिसके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्नफ्लेक्स सिरप होता है, आपकी तरह तरह के इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, डाइज, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपने इसको नहीं इस्तेमाल करना। ये ना ये आपकी डाइट के लिए हार्मफुल भी है, आपकी पॉकेट के लिए भी हार्मफुल है, तो आपने इससे बिल्कुल वो कर लेना है। अगर हम अपनी डाइट में सिर्फ यही कर लें, पानी ज़्यादा पिए, इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इट इज़ मोर देन एनफ फॉर एवरीथिंग। मेरा ख्याल है बस यही बेसिक चेंजेस हैं जिनको हमने लेकर आनी है और हम इसको बिल्कुल सही फाइट कर सकते हैं। और ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, वो इसलिए भी नहीं हुआ कि हम एक्चुअली बाकी मुल्कों से ज़्यादा खालिश चीज़ें खाते हैं। इन टर्म्स ऑफ हम रेडी से खाते हैं, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल है, हम सीधा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि टिन और पैकेट वाली चीज़ें। तो बहुत एफ्लुएंट क्लास है जो अफोर्ड कर सकती है ना और खा सकती है, तो हमारी डाइट ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई। फिर हम लोग ज़्यादा, हमारी जो ये एवरीडे एक्सपोजर है ना वो भी काफी ज्यादा है। हम टीबी से, हेपेटाइटिस से, मलेरिया से, डेंगू से रोजमर्रा की जिंदगी रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी वाकई बेहतर हो चुकी है और थोड़ी बहुत बेहतर है। और ये इसको बेशक कोई ना कोई, बहुत सारे लोग डिनाई भी करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जितना ज्यादा इंसान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली किसी चीज पे एक्सपोज होता है ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी इम्यूनिटी बढ़ भी जाती है। अब ये है कि जी कोरोना हमारे पास आ गया है और हमने इंसानों की तरह डील भी करना है। हम जरूर एक SOPs को फॉलो कर ले जैसे हमें कहा गया है, तो कोई मुजायका नहीं है, थोड़े दिन में हमारी अच्छी हैबिट्स ही डेवलप होंगी, कोई बुरी नहीं होंगी, लेकिन साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस ले आए। स्मोकिंग छोड़ दें, ये रातों को जागना जो है ये इम्यूनिटी के लिए बड़ा खराब है, पूरी पूरी रात जागना, पूरा पूरा दिन सोना, इसको छोड़ दें। थोड़ी सी एक्सरसाइज को समझे कि एक्सरसाइज सिर्फ दुबला होना या स्मार्ट होने का नाम नहीं, एक फिट लाइफस्टाइल का नाम है। इस तरफ आ जाए, ये कैन चीजें, कोलास पीना, हर वक्त स्वीट्स और मिठाइयों पे जोर करना। बिल्कुल आपने सही बात की। और ये बच्चे, वो यंग जनरेशन हमारी वो सुन रही होगी, तो खुदारा अभी आप लोग इस कोविड से हमें निपटना है, तो ये रातों को जागना और रातों को आपने जो खाना पीना, और ख़ासतौर पर जो टिन फ्रूट्स होते हैं या टिन फूड होता है, चाहे वो आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनसे आप इज्तनाब करें। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की। हमारी यंग जनरेशन जो है वो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। डॉक्टर साहब वैक्सीन पर ज़रा हम आ जाते हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब ज़रा वैक्सीन के बारे में बताएं, हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान बड़ा पुरुम्मीद है, जो कुछ मुआहदे किए जा रहे हैं, वो वैक्सीन जो कि अमेरिका में तैयार की गई है, क्या वो यहाँ पर आ सकती है, वो इफेक्टिव होगी, या फिर वो जो चाइना की वैक्सीन है वो यहाँ पर आएगी? किस तरह से होगा, क्या देख रहे हैं आप? वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत अच्छा टॉपिक है आपका कि नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ वैक्सीन क्या होगा। पहले तो आपको एक बात बता दूं कि वैक्सीन इज़ ऑन द 3rd ट्रायल पे अभी है। अभी लोगों को इतनी परचेज पे आई नहीं है, क्योंकि एक जो कंपनी अमेरिका की उसने बनाई है, लेकिन उसकी सबसे जो हाई जो अच्छा जो साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो रखनी -70 डिग्री पे, और वो -70 डिग्री पे रखना एक बहुत बड़ा काम होगा दुनिया में। और हो सकता है बड़े मुल्क तो उनको शायद कंट्रोल कर लें, लेकिन हमारे मुल्क में आना और प्लस साथ में इस डिग्री पे रखना, मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। अब आ जाएं हम चाइना की वैक्सीन पे। जो चाइना की वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है और बहुत सारे लोगों को लगाई जा रही है, और दे आर ट्राइंग, अभी भी वो ट्रायल बेसिस पे ही लगाई जा रही है। स्टिल इट्स ए हाई प्राइस जो आम लोगों के अफोर्डेबल नहीं होगी, क्योंकि 2 शॉट्स लगने हैं उसके। और बता देंगे आप किस रेंज में है वो? आई थिंक सो कि ये अभी वन ऑफ माई फ्रेंड डॉक्टर उसने दुबई में लगवाई थी, दैट वाज $60 की, और 2 डोजेज लगने हैं उसके, 1 मंथ अपार्ट या 14 डेज के अपार्ट पे। सेकेंडली उसकी कब तक इफेक्टिव होती है? वो कहते हैं, देखिए उनकी जो श्योरिटी तो ये है कि 2 इयर्स तक उनको हमें रखना है, लेकिन 2 इयर्स तक आई डोंट थिंक सो कि अभी ये नई स्ट्रेन है, अगर वो स्ट्रेन चेंज कर जाता है तो वो हर साल शायद नई लगानी पड़ेगी। सेकेंडली उसकी एक अच्छी बात ये है, उस जो वैक्सीन है वो जो डिग्री में टेम्परेचर, वो 2 to 4 डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे हम इसको आराम से रख सकते हैं, और उसको इंपोर्ट करना सबसे आसान है हमारे मुल्क में। सही, तो ये बहुत अच्छा है, तो हम उसको। डॉक्टर साहबा कुछ ऐड करना चाह रही हैं शायद? जी डॉक्टर साहबा।
मैं इसको तो आप बोलते रहिए, मैं इसमें सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये देखें बहुत सारी वैक्सीन है ना, तो जो फाइजर और मॉडर्ना वाली वैक्सीन है वो mRNA टेक्नोलॉजी को यूज करती है, और ये जो कैंसिनो वाली है और ऑक्सफोर्ड ग्रुप की वैक्सीन है ये दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज करती है जो अब तक यूज की जा रही थी। और वो थी कि आप जो लाइव फॉर्म में जो आपका वायरस होता है या उसका एक थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म किया जाता है, और जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल वैक्सीन थी और आपकी कुव्वत मुदाफियत पैदा होती है। लेकिन जो mRNA वैक्सीन है इससे पहले वो इस्तेमाल नहीं की जा रही थी, जो स्पेशली फाइजर और मॉडर्ना वाली है, जो कि एक्सपेंसिव भी है और जिसको बहुत लो टेम्परेचर पे वो करना है, वो आपके जाके एक्चुअली डीएनए को ऑल्टर करती है इन अ वे कि आपका जो स्पाइक प्रोटीन है, मतलब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी ही बिल्कुल फर्क है। अभी इस वक्त ये टेक्नोलॉजी भी डिबेटेबल है और बहुत सारी इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है जी, और हमारे पास जो ट्रायल्स भी हो रहे हैं कैंसिनो वैक्सीनेशन के, तो मेरा ख्याल है हमें अपनी मासेस को बड़ा एजुकेट करना पड़ेगा कि वो चूज कर सके। They have the choice to choose between mRNA vaccine or the other vaccine before they go for any vaccine. पॉइंट टेकन। डॉक्टर तारा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इब्राहिम आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों हजरात के वक्त का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।